Good morning students. In previous video we have discussed about the Mughal Empire chapter 4. In history we have already discussed about who were the Mughals and different Mughal rulers and the Mughal military campaign. Today in this video we will discuss मनसबदार एंड जागीरदार. Who were the मनसबदार? मनसबदार कौन थे? मनसबदार एंड जागीरदार. इस वीडियो में हम मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट वर द पॉलिसी फॉलोड बाय द अकबर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एंड व्हाट वाज द जब्त, what was the revenue system during the Mughal Empire. Firstly, मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार, मनसब means मनसब was a rank. एक रैंक होती थी मुगल पीरियड में. एक रैंक को मनसब कहा जाता था. मनसब मीन्स एक रैंक. और जो मुगलों की आर्मी में होते थे, ठीक है, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, उनको एक रैंक प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है, जिसकी रैंक ज़्यादा हाई होती थी, रैंक के अकॉर्डिंगली उनको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती थी. अंडरस्टूड? तो मनसब मीन्स होता है रैंक, ठीक है, रैंक होती थी मनसबदार और जागीरदार. जागीरदार कौन होते थे? जो जागीरदार होते थे, जागीरदार भी इसी तरह से होते थे, उनको जागीर प्रोवाइड कराई जाती थी, यानी कि कुछ लैंड प्रोवाइड करा दी जाती थी और उस जागीरदार को उस जागीर से, उस लैंड से ही जो रिवेन्यू होता था, जो टैक्स कलेक्ट होता था, उसी से जो उसके अंडर में वर्कर्स होते थे, यानी जितने भी मान लीजिए किसी जागीरदार के पास, ठीक है, जितने भी या मनसबदार के पास जो वर्कर वर्क करते थे या सिपाही होते थे उनके पास, ठीक है, कुछ घुड़सवार होते थे, उसमें कुछ पैदल सैनिक होते थे, उन सब की सैलरी निकालनी होती थी उस जागीर से, यानी जितना भी टैक्स आता था उस एरिया से, रीजन से, ठीक है, उससे सैलरी उनको दी जाती थी, उन वर्कर्स को, सिपाहियों को, ठीक है, जो सेना में होते थे. अंडरस्टूड? तो इन्हीं को हम जागीरदार और मनसबदार कहा गया है. जो मनसबदार होते थे, सारी मिलिट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदार के पास होती थी, उनको सैलरी प्रोवाइड कराना. क्योंकि पहले मुगल काल में क्या हुआ कि जो मुगल्स थे उन्होंने पूरे सूबे को, यानी कि पूरा जो उनका एरिया था, पूरा एम्पायर था, उसको सूबों में डिवाइड किया, प्रोविंस में डिवाइड किया, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारी अपॉइंट किए. जो आज आप सिस्टम देख रहे हैं, जैसे कि हमारा कंट्री आज पूरा स्टेट में डिवाइड है, ठीक है, तो उसी तरह से मुगलों ने अपने पूरे एम्पायर को सूबों में डिवाइड किया और जो सूबे का एक हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था. पूरे प्रोविंस में किसने डिवाइड किया? सूबाज ने, सूबा, और जो इसका हेड होता था उसको सूबेदार कहा गया. सूबेदार, सूबेदार आज भी हम फॉलो करते हैं. सूबेदार आज भी पोस्ट है, ठीक है, हमारी जो सेना होती है उसमें सूबेदार होती है. तो ये उस समय मुगलों ने ही स्टार्ट किया था. मनसबदार इसे देयर सैलरी एज रिवेन्यू असाइनमेंट. जो मनसबदार होते थे उनको सैलरी रिवेन्यू से ही मिलती थी, ठीक है, और कभी कभी इसको इक्ता भी कहा जाता था, जो उनको सैलरी रिवेन्यू से मिलती थी, इक्ताज. इसको क्या कहते थे? इक्ता. जो उसको होल्ड करता था वो इक्तादार होता था. तो इस तरह की पोस्ट उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट की. नाउ जब्त एंड जमींदार. जब्त क्या होता है? जब्त एंड जमींदार. जमींदार अगर आप देखें, जमींदार, तो ये वर्ड्स भी उस समय जो चीफ होते थे, जो हेड मैन होते थे गांव में, जो विलेजर्स में, जिनको हम मुखिया कहते हैं, ठीक है, उन्हीं को मुगलों ने जमींदार नाम दिया. जमींदार क्या करते थे कि जो विलेजर्स होते थे, पिजन्स, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे. पिजन्स से, पिजन्स कौन होते थे? काश्तकार, इसको कहते हैं काश्तकार या फिर फार्मर, ठीक है. तो जमींदार पिजन से टैक्स लेते थे, रिवेन्यू लेते थे और मुगलों को देते थे, ठीक है. उस समय मुगल थे. बाद में सिस्टम चेंज हुआ, जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने जमींदारों को अपॉइंट किया, उन्होंने भी टैक्स कलेक्ट कराना स्टार्ट किया. लेकिन शुरुआत किसने की थी?
मुगलों में, ठीक है, मुगल पीरियड में जमींदार की शुरुआत हो चुकी थी। तो जमींदार उन्होंने बनाए। जब्त क्या था, जो टैक्स रिवेन्यू सिस्टम था मुगल काल में, जो रिवेन्यू सिस्टम था, क्योंकि रिवेन्यू जो था वो कैश में दिया जाता था। अब इन्होंने क्या किया कि जितनी भी लैंड थी, फर्टाइल लैंड, जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती थी हर विलेज में, उसको मेजर कराना स्टार्ट किया, सर्वे कराया, किसके पास कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है, एक वर्ष में कितनी क्रॉप्स उगाई जा रही है उसमें। और ये 10 वर्ष का एक पीरियड है, 10 वर्ष, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1570 से 1580 का समय, तो ये 10 वर्ष का जो पीरियड होता था, इसमें एक व्यक्ति से, एक काश्तकार से कितना टैक्स लेना है, कितना रिवेन्यू लेना है, ठीक है, उसको कैश में फिक्स कर दिया जाता था। और फिर उसको जमींदार कलेक्ट करते थे और मुगलों को देते थे उस टैक्स को। अंडरस्टूड? इसी को जब्त कहा गया है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड आता है माल गुजारी। पहले राजा को, जो सुल्तान या बादशाह होते थे, उनको लोग माल गुजारी कहते थे। जो टैक्स का पैसा जाता था वो राजा के पास जाता था, ठीक है। इसी तरह से मुगल काल में जब्त क्या था, रिवेन्यू था, रिवेन्यू सिस्टम, यानी टैक्स कलेक्ट करना, उसी को जब्त कहा गया है। और जब्त कौन लेता था, जमींदार पीजेंट से लेते थे। पीजेंट से लेकर वो मुगल रूलर तक, एम्परर तक पहुंचाते थे। जो मुगल सम्राट था उसके दरबार में, उसके दरबार लगता था, डिफरेंट मिनिस्टर होते थे, उन्होंने डिफरेंट मिनिस्टर भी अपॉइंट किए अपने, कि जैसे मान लीजिए जो रिवेन्यू मिनिस्टर था उसको दीवान कहा गया, दीवानी सिस्टम उसको दे दिया गया, ठीक है। दीवान कौन होते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इस समय जो सुनाए, ठीक है, उनको दीवान कहते थे पहले। अंडरस्टूड? दीवान फाइनेंस से रिलेटेड होते थे, फाइनेंस कलेक्ट करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह की क्रॉप्स होती थी उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था। जबकि जो अकबर था वो बहुत ही अच्छा रूलर था, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसने अपने समय में क्या क्या चेंजेस किया, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड, जो मुगल से एम्परर थे उन्होंने सब रिकॉर्ड्स कलेक्ट कराए, रिकॉर्ड मेंटेन कराए। जैसे कि उन्होंने, जिसको हम आज पटवारी कहते हैं, लेखपाल, ठीक है, गांव में जो जिसके पास कितनी ज़मीन है वो सब सारा रिकॉर्ड होता है लेखपाल के पास, तहसील में होता है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने जो पुलिस हेडमैन था, इस तरह की फौज थी, उसको कोतवाल कहा गया, ठीक है। कोतवाल किसको कहते थे, जो पुलिस में हेडमैन होता था, कोतवाल। फौजदार, ये सारी पोस्ट मुगलों ने ही स्टार्ट की थी। फौजदार कौन होता था, जो मिलिट्री कमांडर होता था, मिलिट्री का कमांडर होता था, उसको फौजदार कहते थे, ठीक है। और जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था फाइनेंस, उसको बख्शी भी कहते थे, बख्शीश, ठीक है। जो पे देता था, पे मास्टर, यानी सबको जो सैलरी देता था उसको बख्शी कहा जाता था, बख्शी, ठीक है, जो बख्शी होता था। तो ये सारी पोस्ट थी मुगल काल में, मुगल पीरियड में, जो उस समय शुरू हुई। कोतवाल, दीवान, फौजदार, ठीक है, जब्त, जमींदार, एंड देयर वाज ए डिवाइडेशन सिस्टम इन द मुगल एम्पायर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो मुगल एम्पायर था उसको प्रोविंस में डिवाइड किया गया। प्रोविंस, प्रोविंस होते थे पहले, ठीक है। प्रोविंस को सूबों में डिवाइड किया गया, अलग अलग सूबा होते थे, सूबा, और जो उनका हेड होता था वो सूबेदार होता था। क्लियर? इस सारी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें एक बहुत बड़े उस समय लिखे गए ग्रंथ से मिलती है, जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा, ये अकबरनामा, ठीक है, एक पार्ट था अकबरी का, इसको लिखा था अबुल फजल ने। इसने लिखा था अबुल फजल। अबुल फजल एक राइटर था जिसने अकबरनामा लिखा, ठीक है। अकबरनामे में अकबर के रूल के बारे में लिखा कि अकबर ने किस तरह से इंडिया में रूल किया, क्या क्या पॉलिसी फॉलो की उसने, ठीक है, और किस तरह से उसने पूरे एम्पायर को डिवाइड किया, किस तरह की उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट प्रोवाइड की, किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उसने डिजाइन किया अकबर ने, अकबरनामा में, ठीक है। अकबरनामा एक पार्ट है आईनी अकबरी का। आईनी अकबरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका ये पार्ट है अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में हमें पता चलता है कि अकबर किस तरह का राजा था। वो रोड अबुल फजल, अबुल फजल उसके दरबार में रहता था, ठीक है। अकबर के दरबार में
9 विद्वान लोग रहते थे, 9 स्कॉलर्स जिनको कहा गया है, ठीक है। नवरत्न भी इनमें कहते थे, हम इनको कहते थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, ठीक है, और बहुत बड़े राजा टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके, टोडरमल, ठीक है, तानसेन, बहुत सारे बहुत बड़े राजा थे। बीरबल आपने सुनी होगी, बीरबल की और अकबर की बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होंगी, बहुत कहानियाँ, ठीक है। तो ये नवरत्न थे, अंडरस्टूड, जो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने इस तरह की पॉलिसी फॉलो की कि उसने सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी। उसके लिए उसने सुलह आई कुल बनाई, सुलह आई कुल, ठीक है, उसकी उसने स्थापना की, यानी कि यूनिवर्सल पीस। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, सार्वभौमिक शांति, ठीक है, जिससे कि सब लोग पीस और शांति के साथ रहे, यानी प्यार से रहे, सब मिलजुल कर रहे, ठीक है, और कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। तो अकबर जो था एक बहुत ही कोऑपरेटिव रूलर था मुगल रूल में, ठीक है, और उसने राजपूतों के साथ भी फ्रेंड्स, अंडरस्टूड, राजपूतों के साथ भी अच्छे रिलेशन थे अकबर के, इसलिए उसने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया और राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छे से बिहेव किया, ठीक है, गुड रिलेशंस भी थे। आईन अकबरी में ये हमें सब पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन किया, किस तरह से प्रशासन किया, क्लियर। तो अकबर जो था, एक अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पोस्ट दी, जैसे कि पे मास्टर, बख्शी को कहा गया है, ठीक है, और जागीर फौजदार, मिलिट्री कमांडर फौजदार होता था, ठीक है। इसी तरह से जो पुलिस कमांडर होता था वो कोतवाल होता था। अकबर्स नोबल्स कमांडर लार्ज आर्मी हैड द एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। जो अकबर की आर्मी थी, ठीक है, अकबर ने बहुत बड़ी मात्रा में रिवेन्यू कलेक्ट कराता था और अपनी आर्मी में वो डिवाइड करता था। और उसके जो लॉयल्स थे, मतलब जो सर्वेंट्स थे, वो लॉयल थे, वफादार थे, ठीक है। लेकिन बाद में आपने देखा कि बाद में मुगल रूलर इतना वीक पड़ गया था कि उसमें जो कुछ मुगल शासक थे बाद में, ठीक है, जो औरंगजेब के बाद आए 1707 के बाद, तो उस समय कुछ जो जमींदार थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और जो मुगल्स थे उनको वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे, क्योंकि वो इतने पावरफुल हो गए थे, ठीक है। जमींदार थे, लोकल जमींदार या चीफ, जिनको हम मुखिया कहते हैं, ठीक है, लोकल जमींदार या जो चीफ थे उस समय, जिनको चिफ्टैन भी कहा जाता था, ठीक है, वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अपने अलग अलग किंगडम्स बना लिए। और फिर मुगलों के साथ उनको रिवोल्ट भी करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ता था, वो टैक्स भी पे नहीं करते थे उनको, क्लियर। तो इस तरह से जो अकबर था, ठीक है, वो एक अच्छा राजा था, रूलर्स था, ठीक है। उसने यूनिवर्सल पीस के लिए सुलह आई कुल की स्थापना की। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस एंड डिड नॉट डिस्टर्बेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस इन इंडिया, ओके, यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग थे, ठीक है, उनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो, और इसी तरह से जिससे कि सभी लोग ऑनेस्टी जस्टिस के साथ अपना फंक्शंस करते रहें। अबुल फजल के बारे में, ठीक है, आपने देखा कि अबुल फजल वाज द राइटर हु रोट द अकबरनामा एंड आईन अकबरी एंड ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में रहता था वो। एंड 9 जेम्स में जो जिनको हम नवरत्न कहते हैं उनमें से एक था, ठीक है। सुलह आई कुल्स के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह से जो अकबर की पॉलिसी थी, यानी जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल कहते हैं सिद्धांत को, जो प्रिंसिपल थे अकबर के, वो बाद में शाहजहां ने, ठीक है, और जहांगीर ने भी उनको फॉलो किया।
जहांगीर और शाहजहां दोनों ने अकबर की जो पॉलिसी थी, जो प्रिंसिपल थी, उनको फॉलो किया और इससे उन्होंने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इम्प्रूव किया। ठीक है, उनको फॉलो करके उन्होंने भी अपने अच्छे से रूल्स किया, जबकि औरंगजेब ने जो अकबर के द्वारा पॉलिसी चलाई गई थी वो फॉलो नहीं की। जैसे कि अकबर ने अपने समय में जो जजिया टैक्स था उसको रिमूव कर दिया था। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, और ये स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स। जजिया टैक्स को किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अकबर ने अपने समय में इसको हटा दिया था और फिर औरंगजेब ने, जब औरंगजेब रूलर बना मुगल डायनेस्टी का, तो उसने फिर जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया। किस पर लगता था? नॉन मुस्लिम पर। जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, आपने देखा है कि पहले जो ब्राह्मण होते थे हमारे कंट्री में, उनसे भी तीर्थ कर लिया जाता था। ठीक है, पिलग्रिम टैक्स जिसको हम कहते थे, यानी जो तीर्थ यात्रा करता था उससे भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से जो जजिया टैक्स था ये अकबर ने अपने शासन में हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर स्टार्ट किया था। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इस तरह से टैक्स लिया जाता था। पहले टैक्स को रेवेन्यू या जब्त कहते थे मुगल पीरियड में, और पूरा एम्पायर सूबों में डिवाइड था। जो सूबे का हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। जैसे कि आज हम देखते हैं पूरा इंडिया, पूरा कंट्री स्टेट में डिवाइड है और स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे कि यूपी है, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 75 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। तो इसी तरह से जो ये शुरुआत किया था, इसने क्या था? उसी तरह से मुगलों ने अपने एम्पायर को भी इसी तरह से डिवाइड किया था, जिससे कि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छे से प्रशासन कर सके। क्योंकि एक स्मॉल एरिया पर रूल करना, कंट्रोल करना इजी होता है देन ए लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया पर कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने डिवाइड करके और अपने वहाँ पर अधिकारी अपॉइंट किए, सूबेदार बनाए, गवर्नर बनाए। ठीक है, जिससे कि वो देखभाल करते थे। लेकिन बाद में जब इनका एम्पायर, मुगल एम्पायर इतना एक्सपेंड हुआ, बहुत बड़ा हुआ, पूरे कॉन्टिनेंट पर हुआ, तो धीरे धीरे इनका कंट्रोल कम होने लगा। और जो लोकल चीफ थे उन्होंने अपने अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए, क्योंकि इतने बड़े टेरिटरी पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। और फिर जो मुगल रूलर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। ठीक है, वीक पड़ गए थे वो आफ्टर द औरंगजेब। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर था। ठीक है, जिसको ब्रिटिश ने कैप्चर किया था और रंगून जेल में भेज दिया था। अंडरस्टूड? तो लगभग 150 साल तक भी, बाद में भी औरंगजेब के बाद, यानी 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, इसके लगभग 150 वर्ष तक, 150 ईयर तक भी मुगल रूल रहा। ठीक है, कब तक रहा मुगल रूल? 1857 तक रहा मुगल रूल। 1857 में लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर। तो क्यों सर्वाइव किया इन्होंने? क्योंकि जो पहले मुगल्स थे, जो पहले मुगल रूलर्स थे बिफोर 1707, बाबर से अकबर तक, उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि बाद में भी ये सस्टेन कर पाया, यानी बाद में भी वो 150 वर्ष तक चलता रहा। क्योंकि इसका जो बुनियाद थी, जो ताना बाना था, वो पहले से ही बहुत अच्छे से बुना गया था इनके द्वारा, जो पहले पावरफुल मुगल रूलर थे। इसलिए ये 150 वर्ष तक भी सस्टेन कर पाया। आज भी हम बहुत सारी पोस्ट हैं जो मुगलों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, आज भी हम उनका यूज़ करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।